है वो बेसिकली कल के लेक्चर के ऊपर ही है ज़्यादा, मगर इसमें ना आप लोगों ने थोड़ा सा अटेंटिव होके और उन चीज़ों को ना देखना है। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा, सबसे पहले ना एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे ना आपको फंक्शंस के बारे में क्लियर हो जाएगा। जब आपको फंक्शंस के बारे में क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम लोग लैब भी कर लेंगे, पेपर में अगर कोई सवाल आएगा फिर वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप ये समझें कि ये ना इस तरह बिल्कुल तरतीब से जो है, एक मैं लाइन के लगा रहा हूँ। अब यानी कि ये समझ लें कि ये जैसे विजुअल स्टूडियो का कोड ही है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, लिख लूँगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो भी। अच्छा, अब मैं आपको मैंने टास्क दिया, राइट अ फंक्शन टू फाइंड मैक्सिमम आउट, इसे क्या हो गया, आउट ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि ये वाला हिस्सा आपने अपनी हेडर फाइल्स का लिख लिया है। अब मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह ये लिखेंगे, मुझे आप साथ साथ लिखवाएं। अब लेट से मैं ये कह देता हूँ x एंड y आर द integer type, integer type। स्क्रीन मेरी आप लोगों को शो हो रही है? यस सर। तो अब ये आप लोगों को ये इस टास्क से क्या चीज समझ आ रही है, मुझे ये बताएं। सर इसके अंदर ये है कि दो इंटीजर्स बताने, उसमें से जो बड़ा है वो मैक्सिमम वो बताना है, लेकिन हमने फंक्शन के थ्रू बताना है। यस, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे फाइंड मैक्स, ठीक है। अब ये जो फाइंड मैक्स है, ये अब हमें क्या दे रहा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर देना है ना इसने, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। और ये दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप सर। इंटीजर टाइप के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर टाइप के, इंटीजर टाइप के, यार ये क्यों अरेज क्यों हो जाता है लिखते लिखते, इंटीजर टाइप का x ले लूँगा, फिर इंटीजर टाइप का ही y ले लूँगा। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। सर फाइंड मैक्स के पीछे हम इंटीजर नहीं लगाएंगे? अच्छा, अब फाइंड मैं मैक्स। वही उसी पे आने लगा था। अब मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता यहाँ पे राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर मैं लिखता ना रिटर्न्स अ मैक्सिमम, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने इंटीजर लिखना था, क्योंकि इन दोनों में से एक ने रिटर्न होना था ना, या इसने या इसने, और इन दोनों की टाइप क्या है, इंटीजर। इस वजह, हाँ इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर बना दिया, ठीक है।
तो अब मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको कह देता हूँ मैक्सिमम फाइंड करें या रिटर्न करें, तो आपने उस लिहाज से पूछ लेना। ज़्यादातर हमने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट लिखी होती है कि रिटर्न ही करें, ठीक है। मैक्सिमम में आप यहाँ पे भी मैक्सिमम करवा के प्रिंट प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ पे वॉइड रख सकते हैं, ये आपकी ओपन चॉइस होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया, कोई मुझे बताएगा लॉजिक इसकी क्या लिखूं मैं? सर इफ एल से होगा ये तो। यस, करवाएं ना। सर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हम सी आउट कर देंगे यहाँ सर, हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे एक्स को हाँ ठीक है। ग्रेटर के अच्छा आप, अंदर। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं एक, यार ये ना, एक मिनट। अच्छा मैं ना एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे इंट, एक मिनट, मैं ना ये ग्लव्स पहन लूँ, असल में जो राइटिंग टैबलेट है ना, हाँ अंकल। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो इंट है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल कोई भी ले लेता हूँ, इसे कह देता हूँ z टाइप का, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। अब मैं कहता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन y, तो आप क्या करो, x y से बड़ा तो क्या करें, z इज इक्वल टू, क्या करूं बताओ? सर एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। x के अंदर, else क्या हो जाएगा? एल्स वाई स्टोर हो जाएगा। y स्टोर हो जाएगा, शाबाश, ठीक है। और फिर ये खत्म हो गया। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या Z, करना है? जी रिटर्न Z। z, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं फंक्शन को ख़त्म कर दूंगा, ऐसे ही है ना? यस अच्छा, ये हो गया। अब मैं मेन के अंदर आ रहा हूँ। इसमें बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन होगी ना, मुझे आपने फौरन बता देना, इंट मेन वॉइड। अब मेरे पास दो नंबर आने चाहिए, या यूज़र से हम ले सकते हैं या खुद से हम बना सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी फॉर टाइम बीइंग इंट a इज़ इक्वल टू 4 खुद से बना रहा हूँ, ताकि कोड लंबा ना हो। इंट b इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में से फाइंड मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फंक्शन कॉलिंग होनी चाहिए ना, ऐसे ही है कि नहीं? यस सर। कैसे फंक्शन कॉलिंग करूँ? बताएं, क्या लिखूं यहाँ पे? सर फाइंड मैक्स में ए उसके आगे सर आप वो फाइंड मैक्स और उसके आगे x और y लिखते हैं, तो वो हमें कर देगा फाइंड मैक्स, एंड इन सी आउट के ब्रैकेट। साथ ही। क्या, सर ब्रैकेट के अंदर ए और बी आएगा फंक्शन कॉल करवाने के लिए। एक मिनट यार। अच्छा, आप ये कह रहे हैं फाइंड मैक्स, यहाँ पे है आपका कर्सर, कहाँ गया ये, फाइंड मैक्स और ब्रैकेट लगा लूँ ना, और इसके अंदर एक वेरिएबल क्या है, ए, और दूसरा वेरिएबल क्या है, बी, ऐसे ही है ना? यस सर। यस यस सर। अच्छा, अब इसमें आप सी देखें आउट कि, के साथ तक हाँ अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि ये पूरा का पूरा आपको क्या रिटर्न कर रहा है, मैक्सिमम, एक नंबर रिटर्न कर रहा है ना, किस टाइप का, मैक्सिमम टाइप इंटीजर इंटीजर। टाइप। तो इट मींस कि आप ये भी तो कर सकते हैं, आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लें, एम के नाम से इसमें स्टोर करवा लें, ठीक है।
ताकि आपके पास वो डाटा रहे भी तो ना, ये ना हो कि सी आउट करवाओगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। देखें जैसे ही आपके पास कोई वैल्यू आई है, आपने इसे सी आउट करवा लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड मैक्स से, तो आपने कहीं स्टोर तो नहीं करवाई उसे, ऐसे ही है ना। अगर आपने नीचे कहीं कोड में जाके यूज़ करना था तो वो तो आप उसे री यूज़ कर ही नहीं सकते मैक्सिमम वैल्यू को, ऐसे ही है कि नहीं? यस सर, यस यस सर। तो इस वजह से मैंने इसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और मैंने यहाँ पे सी आउट एम कर दिया। सर आपने फाइंड मैक्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया? ये जो फाइंड मैक्स है ये एक पूरा फंक्शन है जो रिटर्न क्या कर रहा है, सिर्फ एक इंटीजर। जी जी सर। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा ये जब पूरा का पूरा फंक्शन चल जाएगा तो इस पूरे फंक्शन की जगह पे बाद में क्या पड़ा हुआ, एक नंबर पड़ा हुआ 4 इंटीजर टाइप का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 और 5 में से ढूंढना था, तो यहाँ पे क्या पड़ा होगा, इस फंक्शन के चलने के बाद 5 पड़ा होगा। तो मैंने कहा ये 5 जो है एक इंटीजर टाइप के एक एम के अंदर रखवा दो, मैक्सिमम के अंदर, बस ये आ रहा है। इस बात की समझ आती है, ये वाली लाइन इसके बराबर है। जी सर लगी। अच्छा, अब इसमें ना कुछ थोड़े से इश्यूज आते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कोड नहीं लिखता, ये वाला, तो क्या मेरे पास एरर आएगा? ये ले, मैं ये भी नहीं करता, कोई मुझे बता सकता है इसमें एरर आएगा? सर नहीं, एरर नहीं आएगा, बल्कि आएगा सर। देखें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इसमें एरर नहीं आएगा। ये असल में डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसकी जो आउटपुट है इसे कैच करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, सर जब आप लेकिन आपने तो एम के अंदर स्टोर भी नहीं करवाया ना मैं फाइंड मैक्स हाँ को, तो आपने हाँ सीधा मतलब एम आउटपुट करवा। हाँ यस, ये लॉजिकल एरर तो है, लॉजिकल एरर तो है कि आपने फंक्शन कॉल किया और उसकी आउटपुट भी कहीं स्टोर नहीं करवाई और उसे इसके अंदर जाके भी कहीं पे प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, ये एरर लॉजिकल एरर तो है, मगर आपका सिंटैक्स एरर या इस तरह का कोई एरर नहीं है जिसमें आपका प्रोग्राम क्रैश कर दे। समझ रहे बात को कि नहीं? जी जी सर ठीक। अच्छा, अब इसमें मैं कहता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी, अब आप देखें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि अब ना मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने लगा हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ना थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना, ये वाला मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाले वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा, अब करते क्या हैं, वो कहते हैं इफ़, मैं साथ ही कोड लिख रहा हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। अब उन्हें पता चल जाता है कि x बड़ा है y से, तो वो क्या कर देते हैं, रिटर्न यहीं पे कर देते हैं x को। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं इफ x इज लेस देन y, रिटर्न y। अच्छा, असल में बताने का मकसद क्या है, ये वाला कोड लिखने का पर्पस क्या है? ये वाला जो रिटर्न है, जब x हमेशा लेस होगा तभी चलेगा, ऐसे ही है ना। x हमेशा ग्रेटर होगा, जब हमारा x हमेशा लेस होगा तो ये वाला चलेगा, ऐसे ही है कि नहीं? यस ये बेटा सर। मैं आप लोगों जी को सर। पूरी स्लाइड्स का खासा बता रहा हूँ, ये मैं फौरन उसी चीज़ों पे जाऊंगा दोबारा से। तो आप ये देखें कि ये वाला रिटर्न हमेशा खास कंडीशन पे चलता है। अगर ये वाली कंडीशन भी मीट ना हो और अगर ये वाली कंडीशन भी मीट ना हो तो फिर तो आपका रिटर्न चला ही नहीं, जबकि आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस फंक्शन के एंड पे मैं रिटर्न लाजमी करूंगा, तो ये आपका एरर दे देगा। समझ आइए बात की कि नहीं? हमेशा जब आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप के रिटर्न करना है,
तो या तो इफ एल्स के अंदर काम करें या आप एक जनरल लाजमी रिटर्न करवाएं। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अगर इफ एक्स ये वाला एंड पे मुझे एक और एल्स लिखना पड़ेगा इसके एंड पे, इस वाले इफ के, एल्स रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है, या रिटर्न वन, कि आपका ना ये बड़ा था ना ये छोटा था, ये दोनों बराबर थे। इस बात की कितने बच्चों को समझ आई है? जी आगे समझ। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई, ये एम्बिग्विटी क्रिएट करती है, इसे लाजमी आपने देख। अब देखें कि जो कंपाइलर कोड एग्जीक्यूट कर रहा है ये लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऐसे करके। यस सर। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा कोड है, इसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये वाला जो पूरा का पूरा कोड है, जो फंक्शन का कोड है ये वाला, अब वो कहते हैं कि ये जो पूरा कोड है इस वक्त आपने लिखा है मेन से पहले, ठीक है। अब अगर आपने इसे मेन से पहले लिखा है तो तब तो यहाँ पे प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, मैंने मेन के बाद लिखना है, ठीक है। और मेन इस फंक्शन को यूज़ भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखें ये वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन की प्रोटोटाइप मेन से एटलीस्ट पहले लिखनी पड़ेगी। प्रोटोटाइप में क्या था, सिंपल फंक्शन की बॉडी के बगैर जो फंक्शन का नेम है ना, बाकी सारी चीज़ें वो आप लिख दें। इंट फाइंड मैक्स, अंदर दो पैरामीटर थे, इसमें लिखने इंट एक्स इंट वाई और आगे सेमीकोलन। सर ये मतलब वाला, फंक्शन का नाम पहले लिख देना है मेन से, और बॉडी हाँ जो जी, फंक्शन की है मेन के बाद लिखनी है या किसी के बाद हाँ भी लिखनी है? हाँ, अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई मैं फंक्शन जो है मेन से पहले नहीं लिखना चाह रहा, मैं मेन के बाद लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उस सिनेरियो में ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे एक हमें छूट है कि ये वाले जो पैरामीटर के वेरिएबल है ना, ये वाले एक्स और वाई, ये ना भी लिखेंगे ना प्रोटोटाइप के अंदर ऊपर, जब हम मेन से पहले, तो तब भी हमारा अच्छा चल जाएगा, क्योंकि हमने जब बॉडी इंप्लीमेंट करनी है तभी हमें इनकी ज़रूरत है। जैसे मैं कहना चाहिए चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे लिख दें इंट फाइंड मैक्स इंट, आगे वेरिएबल का नाम ना लिखें, फिर इंट, और इसे बंद कर दें, तो ये भी आपकी प्रोटोटाइप के लिए ठीक है। ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, आपका दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर। देखिए, यही आपकी पूरा का पूरे फंक्शंस की सारी चीजें थी जो मैंने बता दी। अच्छा, अब एक और चीज है, मैं इसे इस वाली स्लाइड पे करता हूँ, बल्कि इसे मैं एक और चीज ये है यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मेन के अंदर, मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, इंट मेन, जब आप यहाँ पे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 4, ये जब आप इंटीजर a इज इक्वल टू 4 करते हैं तो मेमोरी में पीछे क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ये सर होता है ए सर। को क्या होता है? सर ए को 4 वैल्यू साइन हो जाती है। हाँ, पीछे मेमोरी के अंदर एक हमारे पास मेमोरी इस तरह पड़ी होती है ना, ये बड़ी सारी, ऐसे ही है ना। उसमें देखता है कि इंटीजर को कितने जगह देनी है, वो फॉर एग्जांपल कहता है इंटीजर 4 बाइट का है, ऐसे ही है ना। वो 4 बाइट देखता है
उसे रिजर्व कर देता है, उसका टैग लगाता है कि इसे ए कहना है आज के बाद। इसका स्टार्टिंग एड्रेस भी होता है और इसका एंडिंग एड्रेस भी होता है। ऐसे ही है ना? जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपकी अपनी दीवार जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे दूसरे घर की शुरू होती है वहां पे आपको पता होता है ना, कि नहीं पता होता? यस सर। यार ये एक तो मुझे ना इनकी टैबलेट। अच्छा, तो अब इस एरिया के अंदर वो जाके यहाँ पे 4 रखवा देता है। ऐसे ही है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? यस। मतलब मेमोरी एलोकेशन के बारे में तो नहीं किसी को मसला? अच्छा, अब जब मैं कहता हूं कि मैंने ना एक फंक्शन बनाया, अब देखें कि ये मैंने ना मेन से पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ। एक फंक्शन क्या बनाया, f1, और इसे मैं कह देता हूँ void, और उसके अंदर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ x के नाम से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेन के अंदर मैं f1 के अंदर जाके फंक्शन को a पास कर देता हूँ। जब मैं इस तरह का सिनेरियो करता हूँ तो जो a की वैल्यू है, a के अंदर क्या पड़ा है 4, वो क्या करता है, वो इस फंक्शन के अंदर जाता है f1, x के लिए एक नई मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी के अंदर जाके उसको x कहता है। जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, जैसे 4 पड़ा हुआ है, वो इस x के अंदर रख देता है। अब वो कहता है कि अब इस फंक्शन के अंदर आप आके x एक्सक्यूज को मी। मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, एक मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें और उसे दोबारा x के अंदर रखवा दें। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपडेट होके 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 होगी। अब जब ये 8 हो गई है ये वाली वैल्यू, और आप इसे सी आउट करवा दें, इजी मतलब अपनी मर्जी है ना, आपने सी आउट करवा दिया और इस फंक्शन के बाहर आ गए, मतलब फंक्शन खत्म हुआ और यहाँ पे इस लाइन पे आ गए, मतलब इस लाइन के बाद यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे सी आउट ए करवाएं, तो आपने तो ये वाला 4 भेजा था, आपके जहन में आना चाहिए कि अब मैं सी आउट 4 करवाऊं, ए करवाऊंगा तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। ऐसा ही है ना, कि नहीं? सही। मगर ये इस तरह नहीं होता। जब आप कंटेंट को कॉपी करके किसी दूसरे में रखवाते हैं, यहाँ पे ये वाले हिस्से में, तो आपकी जो वैल्यू है सिर्फ कॉपी होके नई मेमोरी के अंदर जाती है, ना कि ये पूरे की पूरी मेमोरी का एड्रेस ही चला जाता है। मैंने आपको बताया ना कि इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस भी है, ठीक है, ये वाला। तो आपने एड्रेस नहीं भेजा यहाँ पे, आपने सिर्फ क्या किया है, इसके अंदर वाली कॉपी को, कंटेंट को उठा के यहाँ पे भेजा था। तो आप जब इस फंक्शन के बाद नीचे वाली लाइन पे आएंगे तो वहाँ पे आपका, आप देखें कि वो जो आपने वेरिएबल पास किया है उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, आपका वही पुराने वाला कंटेंट रहेगा जो यहाँ पे 4 था, चाहे ये फंक्शन जो मर्जी करता रहा इसके साथ। क्यों? इसकी वजह ये है कि हमने इसे, इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर जब पास किया, हमने पास बाय वैल्यू किया, पास बाय वैल्यू किया, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ वैल्यू को, कंटेंट को उठा के भेज दिया। यहां तक किसी को कोई मसला? अब सवाल पूछे। एक्स के अंदर चेंज नहीं हो जाएगा तो एक्स तो हमारे पास 4 हो जाएगा ना। देखें, x की वैल्यू यहाँ पे जब पास करेंगे ना इस फंक्शन के थ्रू, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। फंक्शन का नाम है f1। देखें, जब ये वाला 4a इसके पास गया, ठीक है, इसे जरा देखें। यार ये एक तो मुझे लेके बैठ गया। ये देखें कि
ये वाला जो 4 है यहाँ पे इसके अंदर पास हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब गया तो इस वैल्यू के अंदर जो x की है यहाँ पे 4 रखवा दिया, ऐसे ही है ना। मगर यहाँ पे मैंने इसे चेंज किया है, देखें ये वाला x को, x क्या था 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू x के अंदर क्या रखवा दिया 8। अब यहाँ पे इस एरिया के लिए, इस स्कोप के लिए जो आपका x है वो 8 हो चुका है नीचे, ठीक है। अब इसके नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जितनी मर्जी चेंज करते जाएं, वो सिर्फ इस स्कोप के अंदर है। मगर जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा आप उससे नीचे वाली लाइन पे मेन के अंदर जाएंगे, आप उससे नीचे वाली लाइन के अंदर मेन में जाएंगे तो वो आपको प्रीवियस a की वैल्यू क्या थी 4, वो वही मिल रही होगी। तो इस तरह के सिनेरियो को क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू कहते हैं। इसमें कोई मसला किसी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला वेरिएबल भेजूं मैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन के अंदर भेजूं ना ये वाला वेरिएबल, तो ये वाला फंक्शन जो भी काम करे यहाँ पे x के अंदर, वो a के अंदर भी चेंज हो। जो भी काम x के ऊपर करे वो a पे भी चेंज हो। तो उसका आसान तरीकाकार क्या है, सिर्फ आपने ये जो वेरिएबल आपने लिखा है, ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने सिर्फ एंड का साइन लगाना है, एंड का साइन वेरिएबल के साथ। मतलब यहाँ पे इंट एंड x हो जाएगा सिर्फ। फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो ये वेरिएबल x है इसकी अपनी नई मेमोरी नहीं बनेगी, वो x जो है इसी मेमोरी को पॉइंट करने लग जाएगा जो ऊपर है। अब a भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और x भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब जब x मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे इज इक्वल टू x रखेगा, तो आप इस वाली मेमोरी में जाके चेंज कर रहे हैं, a4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला फंक्शन खत्म हुआ जो f1 वाला है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सी आउट a करवाएंगे आगे, तो आप देखेंगे कि अब जो कंटेंट है 4 की बजाय a में 8 पड़ा होगा, ठीक है। सिर्फ चेंजिंग क्या है, सिर्फ यहाँ पे हमने एंड लगाया है। तो इस वाले जो सिनेरियो है इसे हम कहते हैं पास बाय सर मतलब अगर हमने मेन फंक्शन के अंदर 8 प्रिंट करवाना है तो सी आउट के साथ हमने एंड लगा देना है बस। हाँ नहीं, हमने सी आउट के साथ नहीं, जब फंक्शन कॉल करेंगे ना, ठीक है, जी जिस फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर जाना है, ठीक है। उस फंक्शन के साथ इंटीजर है ना, जो वेरिएबल ले रहे हैं, ये पास बाय वैल्यू ना ले, पास बाय रेफरेंस ले ले, उस वेरिएबल के साथ एंड लगा दें। ये मैंने ठीक है एक्चुअली, सर। हाँ मैं एक्चुअली इसे दोबारा से साफ भी कर देता हूँ। ये देखें, ये इंटीजर है ना, अब मैं सिर्फ यहाँ पे एंड लगा रहा हूँ, यहाँ पे बस। इतना सा काम जो है, आपका जो वेरिएबल पास हो रहा है पास बाय वैल्यू की जगह पे पास बाय रेफरेंस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की समझ आई है? लगे सर पास एक बाय, क्वेश्चन है जी जी। सर, ये सी आउट ए आपने किया है बाय वैल्यू के लिए? बाय वैल्यू के लिए नहीं, अब मैंने एंड लगा दिया है यहाँ पे। अगर मैं फॉर नहीं एग्जांपल एंड खत्म कर देता हूँ अभी, ये ले, आप बताएं। जी सर, तो आपने मतलब ए की वैल्यू सी आउट करवानी है जब वो फंक्शन कॉल हो चुका है, तो हाँ जी, F1 ए नहीं होगा पूरा, लाइक सी आउट F1 ब्रैकेट ए? देखें यहाँ पे ये रिटर्न टाइप क्या है, ओके ओके ओके। ठीक है। अब जी सर अगर मैं ठीक है। यहाँ पे इंट लिखता, अब अल्लाह, अब ना आप लोग इस चीज में अड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूँ आप सी आउट की तरफ भागते हैं। मैं ये कहता हूँ ये प्रैक्टिस ठीक है, मगर सी आउट करवाने के बाद जो F1 ने रिटर्न किया है ना,
आप उसे कहीं पे सेव नहीं करवा रहे, आप फिर नीचे जाके इंफॉर्मेशन लॉस कर रहे हैं। जब भी आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है, इन केस अगर ये इंटीजर होता तो मैं इसे कहूँगा आप उसे पहले किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। कोई भी उसका वेरिएबल सी कह लें, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन रिटेन रहे। अब इस जी को आप सी आउट करवा लें इसकी नीचे वाली लाइन में, तो कौन सा मसला है? नहीं ठीक? जी बात सर। समझ आई है कि नहीं, कि आप जी इंफॉर्मेशन ही खत्म कर देते हैं जब आप सी आउट करवाते हैं डायरेक्ट। ओके सर। अच्छा, ये जो है ना पूरा का पूरा जो है पास बाय वैल्यू, और या अगर मैंने पास बाय रेफरेंस करना है तो यहाँ पे सिर्फ एंड का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास पास बाय रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा स्लाइड ठीक कर लूँ, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा ना इसे चेंज नहीं किया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हम जो है फॉर्मली अपनी स्लाइड्स के ऊपर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि ये देखें कि जब भी आपका कोड चलना है ना, हमेशा मेन से ही चलेगा। जो मेन की पहली लाइन है वो चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। आपने 1000 फंक्शन भी लिखे हैं ना मेन से बाहर, वो जब तक मेन उसे कॉल नहीं ना करेगा तब तक वो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वही बात बता रहा है, एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन। फिर उसके बाद कहता है कि अदर फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ओनली, सिर्फ तभी चलेंगे जब उनको कॉल किया जाएगा मेन से। अच्छा, अब ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी, अगर फंक्शन प्रोटोटाइप अपीयर्स बिफोर एनी फंक्शन डेफिनेशन, मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोटोटाइप का मतलब था कि सिर्फ बॉडी के बगैर वाला नाम, अगर आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप अपीयर होती है, यानी कि प्रोटोटाइप जो है इसकी बॉडी यहाँ पे कहीं पे नीचे है, इससे पहले आ जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट डीज फर्स्ट, मतलब कंपाइलर खुद से इस पूरे को उठा के इस प्रोटोटाइप की जगह पे रख देगा, ये वाला काम। इसी वजह से हम इसे पहले प्रोटोटाइप ऐड कर रहे थे। द कंपाइलर कैन देन करेक्टली ट्रांसलेट अ फंक्शन कॉल। अगर आप ये वाली प्रोटोटाइप ऐड नहीं करते और आपने उसे मेन के अंदर कॉल कर लेते हैं तो आपके एरर आने के चांसेस हैं। इस वजह से वो कह रहा है कि हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो कंपाइलर के ट्रांसलेट के लिए हमें प्रोटोटाइप देना पड़ती है। अब अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। असल में ना कहानी ये है कि मैंने आगे भी आपको बताई कि जैसे ही आपका जब फंक्शन कॉल होता है, जैसे मैं इसे F1 कॉल करता हूँ, तो जो आपका कंट्रोल था मेन का इस लाइन पे था ना, यानी कंपाइलर आपका इस लाइन में, ये कंपाइलर उठ के जहाँ पे आपकी इसकी F1 की बॉडी होती है ना, वहाँ पे लाइन बाय लाइन चलना शुरू हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक ये फंक्शन एंड नहीं हो जाता। जैसे ही ये फंक्शन एंड हो जाता है उसके बाद इसकी नीचे वाली लाइन शुरू होने लग जाती है। ये सिर्फ बात है कि जैसे ही कोई फंक्शन मिलता है, कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो आपका इस फंक्शन के पास चला जाता है, और उसकी तमाम लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस उसके पास आ जाता है। तो अब ये देखेंगे, फंक्शन कॉल रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। जैसे ही फंक्शन आया आप उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के पास चले गए। अब वो कहता है कि जैसे ही वो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल इज पास्ड बैक, वापस आ जाता है टू द पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर द, जहाँ पे फंक्शन कॉल की, यानी यहाँ पे हमने अगर कॉल की तो उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका कंट्रोल आ जाएगा। अब वो बात कहता है, अगर वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन आप यूज़ करते हैं जिसमें हम रिटर्न वैल्यू करते हैं, तो ये सिंपल क्या होगा कि आफ्टर एग्जीक्यूशन, जैसे ही वो फंक्शन की कॉल ख़त्म होगी, वो एक वैल्यू रिटर्न कर देगा जिसे आप या तो सी आउट करवा सकते हैं या आप किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी पहले समझा चुका हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे उसने बात समझाने की कोशिश भी की है। ये आपकी स्टेटमेंट मेन के अंदर आए, लाइन 1 चली, लाइन जब 2 चली फंक्शन एफ की, तो आपका कंट्रोल डायरेक्ट उठ के ये देखें कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर चला गया। अब जैसे ही आपने इसे रिटर्न किया,
तो आप देखें कि ये वापस जो है आपका रिटर्न आ रहा है। अच्छा यार, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाली चलाओ। फिर जैसे फिर F2 किया तो आपका जो कंट्रोल है दोबारा उस फंक्शन की पहली लाइन पे चला गया, उसे पूरे को चलाएगा। फिर अगर कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करनी है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। तो इसी तरह आपका पूरा का पूरा फ्लो चलेगा जो मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर समझाया। अगर वो कहता है कि आपका वॉइड फंक्शन है तो आपको कोई चीज़ भी वो रिटर्न वाला कीवर्ड लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखा, वॉइड फंक्शन एंड वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, बोथ हैव अ हेडिंग पार्ट एंड अ स्टेटमेंट पार्ट। सारी सी बात है। अब वो कहता है कि यूज़र डिफाइंड वॉइड फंक्शन कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द मेन। मैंने आपको यही कहा था ना कि आप अपना जो फंक्शन है या मेन से पहले लिख लें। आप मेन से पहले लिखेंगे प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब आप मेन के बाद लिखेंगे तब आपको प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत है। वो यही बात कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है इफ़ यूज़र डिफाइंड वॉइड फंक्शन आर प्लेस्ड आफ्टर द मेन द फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द। जारी सी बात है, वो प्रोटोटाइप आपको लिखने की ज़रूरत है, पहले मैंने आपको बता दिया। अब वो कहता है कि वॉइड फंक्शन डज नॉट हैव, वॉइड फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए आपको रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इट कैन बी यूज्ड इन वॉइड अर्ली टर्मिनेशन। अच्छा एक मिनट है, रिटर्न स्टेटमेंट्स विदाउट एनी वैल्यू इज टाइपिकली यूज्ड इज फंक्शन अर्ली। अच्छा, अब एक और चीज़ भी इसमें ये देखें बता रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक फंक्शन बनाया void f1। अब आपका कोड था, ये वाला भी 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 था। अच्छा, आप ये समझें कि आपने ये भी चलाना था 2 3 4 5 और 6। आपने लाइन नंबर 3 में जाके ही रिटर्न लिख दिया, खाली उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना, आपने रिटर्न लिख दिया। तो वो ये बात कहना चाह रहा है, अगर आपने कहीं पे भी रिटर्न लिख दिया, रिटर्न का मतलब ये है कि जहां मेन में से आपने इस फंक्शन को कॉल किया, आप कह रहे हैं कि वापस चले जाओ अपने उसके पास। जब आप फौरन वापस चले जाएंगे तो इससे नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है कि अगर आपने यस गलती से सर। रिटर्न कर दिया तो वो वाला क्या करेगा। तो अब ये यही बात कह रहा है कि कहाँ गया, इट कैन बी यूज्ड इन वॉइड फॉर अर्ली टर्मिनेशन। अर्ली टर्मिनेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। जारी सी बात है, इसके अंदर पैरामीटर देने हैं आपकी मर्जी है। अ कॉल टू अ वॉइड फंक्शन इज अ स्टैंड अलोन फंक्शन। यानी कि जारी सी बात है, जब आपने वॉइड फंक्शन को कॉल करना है तो ये नहीं है कि मेन से आप F1 कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉइड लिखें। मेन से बात कर रहा हूँ, ये वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली इस फंक्शन को कॉल करें और आपका कॉल हो जाएगा। ये वही बिल्कुल फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में बता रहा है जो हम लोग आगे यूज़ करते हैं। फंक्शन का नाम वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मल पैरामीटर्स लिस्ट इन सिंटैक्स। सर अच्छा, पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर एक ही चीज़ है। इसमें ना एक्चुअली ये ना एंड का साइन आता है एक्चुअली। फॉर्मल में एंड आएगा। हाँ, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर आपका जो है यहाँ पे एंड का साइन आता है, पास बाय रेफरेंस वाला। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल पैरामीटर्स होते, ठीक है, तो उसके अंदर ये एंड का साइन ना आता और वो क्या होता, पास बाय वैल्यू, जो मैंने आपको अभी समझाया। इससे आगे भी ये देख लेते हैं। अब देखें कि अब वो कह रहा है कि फंक्शन कॉल विद सिंटैक्स। अब फंक्शन कॉल और एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट। अब एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट आपकी वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर में फ़र्क समझ आया कि जो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उसमें आपका एंड का साइन नहीं आएगा। जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उसमें देखें कि यहाँ पे आपका एंड का साइन आ रहा है। सिंपल इतना सा फ़र्क है। अगर आपने आपसे बात की जाती है कि आप एक्चुअल पैरामीटर भेजें तो आप हमेशा पास बाय वैल्यू कर रहे होंगे। अगर आपको कहते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर्स भेजें, ठीक है, तो उसे कहेंगे पास बाय रेफरेंस। ठीक है, समझ आ गई।
आगे चलें। यस सर आगे। अब वो यही बात वो बताने भी लगा है। वैल्यू पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जहाँ पे आप एक वैल्यू की कॉपी करके दूसरे वेरिएबल के अंदर रखते हैं ना, जैसे ए था और ये फंक्शन का पैरामीटर एक्स था, तो इसकी कॉपी जब हम यहाँ पे इसमें उठा के रखेंगे तो तब वैल्यू पैरामीटर है। रेफरेंस पैरामीटर क्या है कि जो आपका ए था, जो मैंने आपको बात समझाई थी, ए भी इससे पॉइंट करे और एक्स भी फंक्शन का इसे ही पॉइंट करे। जब आप इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो वो 8 इसी में चेंज करे, ना कि एक्स अपनी एक मेमोरी बना के बैठ जाए और वहाँ पे उसे चेंज करके रखे। जब आप पास बाय वैल्यू करते हैं तो एक्स अपनी मेमोरी बनाता है। जब पास बाय रेफरेंस करते हैं तो ए भी इसी पॉइंट करता है और एक्स भी इसे पॉइंट करता है। अब ये जो एक ही चीज़ के जब दो नाम होते हैं तो ये इसे कहते हैं एलियस क्रिएट हो गया। एलियस का मतलब जैसे एक बंदे का नाम जैसे मेरा ही नाम नुमान भी है और लोग मुझे नोमी भी कहते हैं, तो ये नाम नुमान भी मेरा ही है और नोमी भी मेरा ही है, ठीक है। तो मुझे आप दोनों को बुलाएंगे तो मैं मुझे ही बुला रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है, जब आप पास बाय वैल्यू करेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग मेमोरीज हैं। जब पास बाय रेफरेंस करेंगे तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसी वजह से पहले डिटेल में उस चीज़ को समझाया था। इसमें किसी को मसला तो नहीं है? आगे चलें। नो यस सर आगे। अब वो सिंपल आपकी एग्जांपल्स आपको बताएगा, कहता है कि जी ये देखें आपने यहाँ पे जो फंक्शन एग्जांपल ली है ए बी सी डी, यहाँ पे किसी भी फंक्शन के साथ आपने एंड नहीं लगाया, तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है जिसमें ए एक अलग से अपनी मेमोरी बनाएगा, बी अलग से अपनी मेमोरी बनाएगा, सी अलग से बनाएगा, एक्स अलग से बनाएगा। अब जब हम मेन से जब हम इसमें कोई चार वैल्यू भेजेंगे जैसे 4 3 2 1, ये सारी की सारी इसमें कॉपी होंगी, ना कि ये वाले सारे के सारे सेम उसी को पॉइंट करने लगेंगे। ये पास बाय वैल्यू है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब अब आप देखेंगे अब यहाँ पे मिक्सचर है, आपने यहाँ पे पास बाय वैल्यू लिया, पास बाय वैल्यू लिया, मगर ये वाले जो दो चीज़ें हैं ये दोनों अलग अलग हैं। जब अगर मैं दोनों पैरामीटर ये वाले 2 और 3 4 जब मैं मेन से इसे कॉल करूंगा तो ये दोनों उस वेरिएबल के अंदर जाके चेंज करेंगे। ये वाले जो है उस वेरिएबल के अंदर जाके चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर्स यहाँ पे आप देखें कि जब आपने एक इंटीजर टाइप का एक नंबर लिया 6 और आपने उस फंक्शन के अंदर भेज दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप उस फंक्शन के अंदर जाएं और नंबर की अगर हम यहाँ रेफरेंस भेज देते एंड लगा के, तो ये अगर जो भी चेंजिंग करता वो वापस इस फंक्शन के कॉल होने के बाद जब हम इस लाइन से नीचे जाते तो यहाँ पे वो चेंज हुई होती, जो मैंने आपको बात समझा दी। ये अब वही बात को बार बार कहेगा। वो एक्चुअली अब फिर यहाँ पे बता भी रहा है, कहता है ये जो रेफरेंस पैरामीटर जो जब आप एंड लगा देते हैं तो होता ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर ले रहे हैं ना F1 के अंदर, होता ये है कि जो मेन से आप क्या करते हैं उस वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी कह देता हूँ, इस फंक्शन के अंदर बी भेजते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो वो एक्चुअली एड्रेस भेज रहा होता है अपना। एड्रेस का मतलब ये है कि जहाँ पे मेरी मेमोरी 4 पड़ी हुई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस भेजता है और इंटीजर को देख के वो खुद ही समझ जाता है कि 4 बाइट आगे लेनी है। तो वो सिंपल यही बता रहा है कि जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो तब आप एड्रेस भेज रहे होते हैं आगे अपने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। ये वाली वैल्यू ये देखें, आ रेफरेंस पैरामीटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द corresponding actual parameter during the program execution to manipulate data. The address stored in the reference parameter directs to the memory space and of the corresponding actual parameter। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको उर्दू में पहले बता चुका हूँ। रेफरेंस पैरामीटर कैन
पास, अब वो कहता है जो एंड वाले साइन के साथ आप एक भी भेज सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा दो भी भेज सकते हैं, तीन, जितने मर्जी पैरामीटर आप रेफरेंस भेज सकते हैं। ये करता क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर देता है। अब अक्सर आपसे पूछा जाता है, देखें आप जब आपने रिटर्न करवाते हैं कोई भी फंक्शन, रिटर्न फंक्शन f1 और इंटीजर टाइप फॉर एग्जांपल x कह लें, इंट y कह लें, इंट, ज़रा इस बात को ज़रा ध्यान से समझना है। अब मैं कहता हूँ ये तीनों के तीनों वेरिएबल रिटर्न हो, तो आप क्या इस रिटर्न के थ्रू तीनों वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कर सकते हैं, रिटर्न x, रिटर्न y और रिटर्न z, तीनों के तीनों इकट्ठे वेरिएबल्स को रिटर्न कर सकते हैं वापस? एट अ टाइम एक ही को रिटर्न कर सकते एक ही हो सकता है, बिल्कुल। तो अब वो अगर आपने एक से ज़्यादा रिटर्न करने हैं तो आप कौन से वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे? अभी आप देख के भी आ चुके हैं कि जो भी पीछे से भेजें उसे चेंज करवा सकते हैं पास बाय रेफरेंस से। तो अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है तो आप पास बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर यूज़ कर लें। क्यों? क्योंकि आप जो भी इन वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग करेंगे वो एक्चुअली पीछे से जब पास हुए वाले वेरिएबल हैं, जैसे फॉर ए बी सी, वो इनमें जाके चेंजिंग कर देगा। तो आप देखें कि आपने फंक्शन ने इन सारी वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया जब आपने पास बाय रेफरेंस भेजा। तो ये वही वाली चीज़ नहीं होगी कि आपने फंक्शन कॉल किया और आपकी वो चीज़ें अपडेट होके आ गई? तो रिटर्न भी तो यही कर रहा था कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ ला के दे रहा था। ठीक है कि नहीं? गोट इट? यस सर, यस। यस तो अब वो यही बात कर रहा है कि रिटर्निंग मोर देन वन वेरिएबल्स के लिए आप क्या करें, आप चेंजिंग द एक्चुअल पैरामीटर और उसे पास बाय व्हेन पासिंग द एड्रेस, जब आप पास एड्रेस कर रहे हैं तो वो सेव मेमोरी एड्रेस कर लेता है, और जिससे आप वो वाली चीज़ अचीव कर सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न्स वैल्यू की अचीव कर सकते हैं पास बाय रेफरेंस से। अब सिंपल आप देखें कि ये अब आप इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखें आपके पास एक फंक्शन है गेट स्कोर का, ये पास बाय रेफरेंस ले रहा है। एक प्रिंट ग्रेड, उसका ग्रेड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, उस स्कोर की बेस पे अब आप मेन के अंदर आए, आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, आपने कहा कि ये देखें कि जी सी आउट करवा रहे हैं कि बेस्ड ऑन द कोर्स फलां 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 जो भी, मगर इनपुट नहीं ली। अब ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसमें आपने कुछ भी नहीं अभी रखा, मगर आपने इसे गेट स्कोर के फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अभी तो इसके अंदर गार्बेज भरा होगा ना, क्योंकि आपने इसे इनिशियलाइज ही नहीं करवाया। अच्छा, अब आप देखें इसमें मेन हैक क्या है। मेन हैक ये है कि आपका जो ये गेट स्कोर का फंक्शन है, आगे हम ऊपर देखें पास बाय रेफरेंस ले रहा है, ये देखें। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के देखते हैं कि जो भी गेट स्कोर का फंक्शन चेंजिंग करेगा इस के अंदर स्कोर कोर्स के अंदर, ठीक है, तो वो इसके अंदर भी चेंजिंग हो रही होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्कोर आ गया। अब वो कहता है यूज़र से, कहता है कि मुझे स्कोर एंटर कर दो। वो आपके यूज़र ने फॉर एग्जांपल 7 एंटर कर दिया, तो आप वापस जाएं, तो जब आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये वाली, अब आप देखेंगे नीचे वाली लाइन पे आके आप प्रिंट ग्रेड कर रहे हैं, या आप इस लाइन के बाद आप यहाँ पे आके लिखते हैं सी आउट, यहाँ पे आप आगे लिखते हैं सी आउट स्कोर्स स्कोर। तो वो जो 7 एंटर हुआ था, आप देखें यहाँ पे आपने मेन के अंदर कहीं भी नहीं लिया, मगर इसने जो पास बाय रेफरेंस लेने की वजह से जब आप स्कोर कोर्स करेंगे तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा होगा। समझ आइए बात की कि नहीं? ये वही बातें हैं जो यस मैंने आपको पहले एक दफ़ा समझा चुका हूँ। फिर इसी तरह उसको अब वो स्कोर कोर्स को पास कर रहा है, वो ये चेक करने के लिए कि ग्रेटर देन 90 है तो ए कह दो, अदरवाइज बी कह दो, सी कह दो, ई कह दो, डी। मगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड थी, इस वजह से हम यहाँ पे सी आउट करवा रहे हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके पेपर के अंदर आपको हम गिवन होगी। ये भी वही बात, मतलब जब हम पास बाय, ये मैं समझा चुका हूँ, आप इसे देख लीजिएगा,
इसमें और वैल्यू रेफरेंसिंग, ये डायग्राम्स वही हैं, मैंने सिर्फ आपको बहुत आसान वर्ड्स के अंदर इन्हें समझाया है, ठीक है। यू कैन ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया। अच्छा जी, इसमें आज का जो लेक्चर था ना, हमारा आज का लेक्चर जो था इस पे था कि फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप कब आपने यूज़ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपके पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन था, वॉइड फंक्शन था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पास बाय रेफरेंस किस तरह करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पास बाय वैल्यू किस तरह करना है। ये वाली जो है ना सारी की सारी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर के अंदर कवर। इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो हमसे डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। एनीवन? का कोई आइडिया है आपको? किस चीज़ का? मिड 2 का सर। अच्छा, मिड 2 का यार अभी कोई कंफर्म नहीं है उसका एज सच,